हेलो स्टूडेंट्स, HTML का टॉपिक चल रहा है। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ ना? प्रैक्टिस जरूर करते रहना, नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हम टैग करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्लॉक कोड। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक कोड, BLOCKQUOTE, ब्लॉक कोड एलिमेंट। The HTML block quote element defines a section that is quoted from another source। मतलब जो आपका खुद का सोर्स नहीं है, मतलब जैसे मान लो कई बार ये होता है ना कि आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, लेकिन उस डॉक्यूमेंट में आपको कोई स्टैंजा या कोई पोएम की ज़रूरत पड़ जाती है और वो पोएम आपकी खुद की नहीं है, जबकि वो पोएम का सोर्स कहीं और है। आप उस वेबसाइट का एड्रेस वगैरह या कुछ अलग से दिखाना चाहते हो कि अ, मतलब किसी भी कोई भी स्टैंजा है, पैराग्राफ है, फोन्स है, वो पोएम है जो आपके डॉक्यूमेंट में आ रही है, लेकिन वो आपकी खुद की नहीं है, किसी दूसरे सोर्स से आप उसको कोट कर रहे हो, तो उसको इंक्लूड करने के लिए हम ब्लॉक कोड टैग का यूज़ कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक और चीज़ ध्यान रखना कि ब्राउज़र्स अपने आप ही ब्लॉक कोड एलिमेंट्स को इंडेंट कर लेते हैं। मतलब एक अच्छी लुक लाने के लिए लेफ़्ट और राइट साइड से इंडेंटेशन अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, अगर हम ब्लॉक कोड एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द HTML block quote element defines a section that is quoted from another source। मैंने वही स्टूडेंट्स अभी आपको कहा था कि ब्लॉक कोड एलिमेंट में हम उस सेक्शन को लिख सकते हैं जो कि किसी दूसरे सोर्स से कोटेड किया हो। और ब्राउज़र से यूजुअली इंडेंट ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, तो ब्राउज़र जो होते हैं यूजुअली ब्लॉक कोड एलिमेंट्स को अपने आप ही इंडेंट कर लेते हैं। इंडेंट का मतलब समझते हो ना स्टूडेंट्स? इंडेंटेशन आपने पढ़ा होगा MS वर्ड में, इंडेंटेशन पैराग्राफ को लेफ़्ट और राइट से थोड़ा सा स्पेसिंग कर देना, तो इंडेंटेशन कहते हैं उसको। तो ऑटोमेटिकली ये आपके जो भी ब्लॉक कोड एलिमेंट्स होते हैं उसको ब्राउज़र्स जो होते हैं ऑटोमेटिकली इंडेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है मैंने? सिंपल ब्लॉक कोड साइट, CITE साइट, साइट स्टूडेंट साइटेशन से बना है, साइटेशन। तो साइट इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, xyz.com लिखा है मैंने। किसी वेबसाइट का एड्रेस मैंने दिया नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर आप चाहो तो आप किसी वेबसाइट से कोई पर्टिकुलर पैराग्राफ पोएम वगैरह ले रहे हो तो आप उसका एड्रेस यहाँ पे लिखोगे, नीचे आप वो पैराग्राफ वगैरह लिखोगे जो आपने दूसरे सोर्स से लिया है, और फिर लास्ट में आप ब्लॉक कोड को क्लोज कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने तो कुछ लिया नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 लगा दी। सिर्फ आपको समझाना था कैसे किया है। ब्लॉक कोड लिखा, साइट लिखा इज इक्वल टू साइट का एड्रेस दे दिया, वेबसाइट का जहाँ से हम लिंक उठा रहे हैं, फिर वो पैराग्राफ हमने उस लिंक से लिखना है उसके बाद, और फिर लास्ट में ब्लॉक कोड टैग को मैंने क्लोज कर दिया। आप देखोगे कि आपके ब्राउज़र ने ऑटोमेटिकली आपके इस ब्लॉक कोड टेक्स्ट को इंडेंट कर दिया अपने आप ही। ठीक है, तो देखने में अच्छा लगेगा वो। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्यू टैग। क्यू टैग जनरली कोड्स के लिए होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। द HTML क्यू एलिमेंट डिफाइंस ए शॉर्ट कोटेशंस। कई बार छोटी छोटी कोटेशंस होती है ना, उनको डिफाइन करने के लिए हम क्यू एलिमेंट का यूज़ करते हैं। ब्राउजर्स नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन। जनरली आपके ब्राउजर्स क्या करते हैं, आपने जो भी कोटेशन लिखी है, शॉर्ट कोटेशन लिखी है, उसको जनरली ये कोटेशन मार्क्स में उसके अराउंड ये कोटेशन मार्क्स को इंसर्ट कर देंगे अपने आप ही। जैसे कि ये स्टूडेंट्स, मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट मैंने क्या लिखा है, राम सेट, उसके नीचे फिर मैंने लिखा क्यू टैग का यूज़ किया, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और क्यू टैग को मैंने क्लोज कर दिया। तो ये क्या आएगा, ऑटोमेटिकली राम सेट आएगा, उसके बाद कॉमा आएगा, फिर डबल कोट्स में आ जाएगा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डबल कोट्स को क्लोज कर देगा लास्ट में। तो वो जो डबल कोट्स आए हैं वो इस क्यू टैग के कारण ही आए हैं स्टूडेंट्स। आपने इनको एग्जीक्यूट करके देखना है, HTML प्रोग्राम में लिखना है, इन सभी को HTML प्रोग्राम में यूज़ करके देखना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स HTML ABBR एलिमेंट। ABBR की फुल फॉर्म है एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म्स होती है ना, जैसे BSF के हम लिखते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब हर एक की शॉर्ट फॉर्म होती है। जैसे IT की IT जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, और IT को हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ एब्रीविएशंस होती हैं। हमें HTML पे जब हम प्रोग्राम बनाते हैं
प्रोग्राम लिखते हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं एब्रीविएशन की जरूरत पड़ जाती है। तो एब्रीविएशंस के लिए हम ABBR टैग का यूज़ करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एब्रीविएशन। तो द HTML ABBR एलिमेंट डिफाइंस एन एब्रीविएशन और एन एक्रोनिम। तो एक्रोनिम भी बोल सकते हैं, एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। तो कैसे लिखते हैं ये एग्जांपल देखो, मैंने नीचे लिखा है ABBR स्पेस देखे टाइटल। टाइटल स्टूडेंट्स एक एट्रीब्यूट है इसका, और उसमें मैंने लिख दिया डबल कोट्स में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। मैंने एब्रीविएशन के टैग को पूरा कर लिया, फिर मैंने लिखा BSF और फिर मैंने एब्रीविएशन टैग को क्लोज कर दिया। तो स्क्रीन पे जो स्टूडेंट्स आपको BSF दिखाई देगा, लेकिन जैसा ही कोई पर्सन अपने माउस पॉइंटर को BSF के ऊपर लेकर जाएगा तो उसको जैसे कमेंट में एक तरफ से आ जाता है ना, वो सॉरी एक बॉक्स आ जाता है रेक्टेंगल का, तो वैसे ही बॉक्स आएगा। जैसे ही आप माउस पॉइंटर को BSF के ऊपर लेकर जाओगे तो एक रेक्टेंगल बॉक्स आएगा और उस पर लिखा होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो उसकी फुल फॉर्म आपको पता लग जाएगी वहाँ से। स्क्रीन पे तो BSF नजर आएगा, लेकिन जैसे ही माउस पॉइंटर आप BSF पे लेकर गए तो आपको वहाँ पे क्या शो कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये स्टूडेंट्स एब्रीविएशन होती हैं, आपको फुल फॉर्म शो करवानी है कहीं पर तो हम इस तरीके से शो करवा सकते हैं। टाइटल इसका एक एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चन है कि टाइटल हमने टैग भी पढ़ा है और टाइटल हमने एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, हमने पैराग्राफ के साथ भी टाइटल पढ़ा था। वहाँ पे हमने लिखा था P टाइटल इज इक्वल टू दिस। तो टाइटल एक एट्रीब्यूट है जो किसी भी टैग के साथ आ सकता है। और टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उस टैग के बारे में आपको। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है HTML एड्रेस एलिमेंट। एड्रेस एलिमेंट आपके जो भी आपका प्रोग्राम है उसमें अगर हमें अलग से कुछ कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन या कोई कंटैक्ट एड्रेस को अलग से डिस्प्ले करना है तब हम एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। द HTML एड्रेस एलिमेंट डिफाइंस ए कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन और कंटैक्ट एड्रेस आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स कैसे मैंने यूज़ किया, मैंने यहाँ लिखा एड्रेस और नीचे मैंने लिखा रिटर्न बाय राजेश शर्मा, लाइन ब्रेक लगाया मैंने BR से लाइन ब्रेक, फिर विजिट माई चैनल लिखा है ओम वर्चुअल क्लासेस BR लाइन ब्रेक, और फिर मैंने एड्रेस दे दिया। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स नए हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस लिंक पे जाके, ये मैंने URL लिखा है, इस लिंक पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ इसमें आने वाले हैं। और लास्ट में मैंने एड्रेस टैग को क्लोज कर दिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम एड्रेस टैग का यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो राइटर्स होते हैं या ओनर्स होते हैं किसी डॉक्यूमेंट के, वो अपने एड्रेस इन्फॉर्मेशन एड्रेस टैग के अंदर इस तरीके से देते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने आपको दी है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है HTML साइट एलिमेंट। स्टूडेंट्स ये साइट नहीं है, एक्चुअल में इसकी फुल फॉर्म है साइटेशन। साइटेशन क्या होता है, अगर हमें कुछ अलग से किसी क्रिएटिव वर्क के टाइटल को दिखाना हो, जैसे कि कोई बुक हो सकती है, किसी ने कोई बुक लिखी है और उस बुक का टाइटल मुझे अलग से डिस्प्ले करना है, अलग फॉन्ट्स में डिस्प्ले करना है, साइटेशन में आ जाएगा। ठीक है। या आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है, ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, उसके नाम को, उसके जो टाइटल है उसको आप अलग साइटेशंस में दिखा सकते हैं। तो ये सारी साइटेशंस होती हैं जो हम कुछ भी, किसी भी क्रिएटिव वर्क का जो टाइटल होता है उसको हम साइटेशन बोलते हैं। तो HTML साइट एलिमेंट डिफाइंस द टाइटल ऑफ ए क्रिएटिव वर्क। जैसे कि ये एग्जांपल देखो मैंने लिखा है, नीचे लिखा है द चैनल, फिर सिटेशन टैग के अंदर मैंने लिखा है ओम वर्चुअल क्लासेस, सिटेशन टैग को मैंने क्लोज कर दिया, हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिस्टर राजेश शर्मा। तो इसमें मिस्टर राजेश शर्मा कोई साइटेशन नहीं है, साइटेशन यहाँ पे क्या है, ओम वर्चुअल क्लासेस है। तो मैंने ओम वर्चुअल क्लासेस को ही साइटेशन टैग में यूज़ किया है, मिस्टर राजेश शर्मा को साइटेशन में यूज़ नहीं किया है। वो एक नाम है, वो एक टाइटल नहीं है, जबकि ओम वर्चुअल क्लासेस आपका एक टाइटल है। ठीक है। यहाँ पे कोई बुक का नाम आ सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ सकता है, किसी सोसाइटी का नाम आ सकता है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे हम साइटेशन टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूज़ करके देखना स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो ओम वर्चुअल क्लासेस है वो अलग फॉन्ट्स में थोड़ा सा इटैलिक आ रहा है, थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है BDO। स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ है BDO स्टैंड्स फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। B का मतलब बाय, D से डायरेक्शनल, O का मतलब ओवरराइड, बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। BDO की फुल फॉर्म है बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। तो स्टूडेंट्स BDO एलिमेंट का हम यूज़ करते हैं जनरली HTML में डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है। इंग्लिश में हम जब भी लिखते हैं वो लेफ़्ट टू राइट होता है, लेकिन मुझे उसका डायरेक्शन चेंज करना है, मुझे राइट टू लेफ़्ट करना है, तो वो हम BDO टैग की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, पहले पढ़ते हैं इसके बारे में स्टूडेंट्स।
द HTML वीडियो एलिमेंट इज यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन, मतलब जो अभी टेक्स्ट डायरेक्शन आपका चल रहा है उसको ओवरराइड कर देगा ये, इसलिए इसको बोल रहे हैं हम बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। तो वीडियो स्टैंड्स फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। अब देखो नीचे वीडियो टैग का यूज किया, और वीडियो टैग का एक एट्रीब्यूट है DIR, डायरेक्शन, डायरेक्शन से बना है DIR एट्रीब्यूट। तो वीडियो स्पेस DIR इज इक्वल टू लिखा है RTL, इसकी वैल्यू RTL लिखी है। RTL का मतलब होता है राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है हमें। हेलो लिखा है बीच में और फिर वीडियो लिखा है, तो इसको राइट टू लेफ्ट जब लिखेंगे तो क्या लिखा आएगा स्क्रीन पे, क्या लिखा आएगा, पहले O आएगा, फिर डबल L आएगा, फिर E आएगा, फिर कैपिटल में H लिखा आएगा, उल्टा कर देगा इसको। तो RTL स्टैंड्स फॉर राइट टू लेफ्ट। स्टूडेंट्स ये आप, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो मेरे वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिकली पहले इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए साथ साथ, और फिर मेरे वीडियो को दोबारा रिज्यूम कीजिए, ठीक है? या जैसा आपको इजी लगे वैसा आप कर सकते हो, क्योंकि बहुत फ़र्क होता है जब आप किसी क्लास में बैठे हो और फिजिकली अवेलेबल हो किसी क्लास में, वहाँ पे एक टीचर आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है या बता रहा है, तो वो होगा टाइम बीइंग, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक। अगर आपका ज़रा सा भी कंसंट्रेशन मतलब भंग होगी वहाँ पे, तो हो सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको छोड़ दो। लेकिन वीडियोस में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, आप वीडियोस को बार बार देख सकते हो, जितनी मर्जी बार देख सकते हो, ठीक है? और मतलब इसमें क्या है कि कोई चीज़ आपसे छूट भी जाती है तो आप दोबारा वो चीज़ देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी इस तरीके की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स HTML कमेंट्स। हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ें, चाहे हम C पढ़ें, C++ पढ़ें, जावा पढ़ें, कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कमेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है स्टूडेंट्स। जनरली जो हम कमेंट्स लिखते हैं उसे हमारे लैंग्वेज का कोई भी ट्रांसलेटर पढ़ता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं HTML के केस में कमेंट्स लिखता हूँ, तो जब ब्राउज़र में मेरी HTML को मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो वो कमेंट्स को इग्नोर कर देगा, छोड़ देगा। ऐसा ही हर लैंग्वेज में कमेंट्स के बारे में होता है, चाहे हम C की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, वहाँ पे जब भी हम कमेंट्स लिखते हैं तो कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय देयर लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है? तो HTML कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं वो हम देखते हैं, तो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बारे में। द HTML कमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स दैट आर इग्नोर्ड बाय द ब्राउजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ HTML कोड। क्योंकि आपका जो कोड है, HTML का कोड है, उसे ब्राउजर रन करते हैं, और ब्राउज़र जब HTML कोड को रन करते हैं तो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स को, जो कि मेरी कमेंट्स हैं, उनको वो इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करते। फिर हम लिखते ही क्यों हैं? तो स्टूडेंट्स कमेंट्स जनरली प्रोग्रामर्स की रीडेबिलिटी के लिए लिखे जाते हैं, यूज़र की रीडेबिलिटी के लिए नहीं। एक यूज़र वेब पेज देख रहा है, उसके लिए कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, कोई दूसरे प्रोग्रामर को उस पेज में कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो उसे कमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो कमेंट्स प्रोग्रामर्स की रीडेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है। कैसे लिखते हैं कमेंट स्टूडेंट्स? एक्सप्लेनेशन साइन लिखा है मैंने, एक्सप्लेनेशन के बाद आपको डबल हाइफन लगाना है, फिर कमेंट लिखना है, फिर डबल हाइफन लगाना है, और फिर उसको हम ये ग्रेटर देन वाला जो साइन होता है इससे हम क्लोज कर देते हैं, तो इस तरीके से कमेंट आता है। तो एक्सप्लेनेशन डबल हाइफन से तो स्टार्ट होता है और डबल हाइफन से ये क्लोज हो जाता है, ये टैग आपका कमेंट्स के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। स्टूडेंट्स हमने एंकर टैग के बारे में पढ़ा था, ए टैग, एंकर टैग। आपने देखा था कि एंकर टैग जनरली हाइपरलिंक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। हमने ये भी देखा था कि इंटरनल हाइपरलिंक्स भी बनाए जा सकते हैं और एक्सटर्नल हाइपरलिंक भी बनाए जा सकते हैं। क्या आपने वो प्रैक्टिकली करके देखा है? कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने वो प्रैक्टिकली करके देखा है? देखो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करके देखोगे तो आपको वो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी। आप पढ़ लोगे, हाँ याद तो हो जाएगा आपको, लेकिन 2-3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाओगे, ठीक है? वो तब चीज़ याद रहेगी जब आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर चुके होगे, तब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो मेरा बस वही है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी। नेक्स्ट, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। हम यहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करेंगे, लेकिन एंकर टैग का यूज़ हम किसी पेज पे या किसी वेबसाइट पे जाने के लिए नहीं करेंगे, बल्कि किसी के ईमेल प्रोग्राम को खोलने के लिए करेंगे। तो कैसे करते हैं? वी कैन यूज़ मेल टू कोलन। ये मेल टू कोलन जो है ये हम यूज़ करेंगे इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट ए लिंक दैट ओपन्स द यूज़र ईमेल प्रोग्राम। हम क्या लिखेंगे? href इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे मेल टू
कोलन साइन, फिर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, जिस पर्सन का मुझे ईमेल प्रोग्राम खोलना है उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। डबल कोट को क्लोज किया, फिर लिखा है ईमेल। ईमेल में ये मेरा वहाँ पे क्या है, एक हाइपरलिंक बन जाएगा। जैसे ही कोई पर्सन आपके ईमेल वाले हाइपरलिंक पे क्लिक करेगा तो मेल प्रोग्राम खुल जाएगा, और मेल प्रोग्राम में भी डायरेक्टली जो मेल आएगी, मेल एड्रेस आपके टू वाले, उसमें जब हम ईमेल एड्रेस का प्रोग्राम खोलते हैं तो उसमें कॉलम होते हैं ना, अलग अलग वो टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, टू वाला अलग होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है, फिर सब्जेक्ट के लिए होता है। तो टू वाले जो बॉक्स है उसमें ऑटोमेटिकली ये ईमेल एड्रेस आपको लिखा मिल जाएगा, बाकी की चीज़ आप लिख सकते हो। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। कोई आपसे पूछे क्या हम किसी बटन का यूज़ भी कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए? यस, हम बटन्स का यूज़ भी कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए, नेविगेट करने के लिए। हम बटन्स को भी एक लिंक की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में हमें जावास्क्रिप्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी यूज टू क्रिएट बटन इवेंट्स। जैसे कि ये मैंने एक बटन टैग लिया है, मैंने लिखा बटन स्पेस ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक एक इवेंट है जो बटन पर होगा, मतलब बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो मैंने क्या लिखा है, बटन स्पेस ऑन क्लिक इज इक्वल टू, डबल कोट्स में मैंने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, एक फाइल का नाम मैंने दे दिया डिफॉल्ट डॉट ASP। इसे मैंने सिंगल कोट में लिखा, उसे डबल कोट में। ये स्टूडेंट आप ध्यान रखना, अगर मैंने ये पूरा डबल कोट में लिखा है तो उसके अंदर जो लिखा जाएगा वो सिंगल कोट में लिखेगा। अगर मैं इसे सिंगल कोट में लिखता तो उसके अंदर जो लिखता डिफॉल्ट डॉट ASP वो डबल कोट्स में आता। तो हमें ऐसा करना है, अगर बाहर डबल कोट है तो अंदर सिंगल कोट लगाना है, अगर बाहर सिंगल कोट है तो अंदर डबल कोट लगाना है। और यहाँ पे लिखा है होम पेज, होम, और बटन को मैंने क्लोज कर दिया। मतलब बटन जो आएगा, आपका एक बटन आएगा और उस बटन पे क्या लिखा होगा, उस बटन पे कैप्शन लिखा होगा होम पेज। एक बटन होगा, उस बटन पे कैप्शन क्या लिखा होगा, लेबल क्या लिखा होगा, होम पेज। और जैसे आप उस बटन पे क्लिक करोगे तो डिफॉल्ट डॉट ASP पेज आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन इज इक्वल टू इस तरीके से लिख लें। आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, पॉज करके मेरे वीडियो, तो चला के देखिए कैसे चलता है ये। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स HTML लिस्ट्स। स्टूडेंट्स हम कोई भी डॉक्यूमेंट की बात करें, चाहे हम MS वर्ड में बात करते थे, एक्सेल में बात करें, किसी भी डॉक्यूमेंट में बात करें, चाहे PDF में बात करें, हमें लिस्ट की जरूरत पड़ती है। हम नंबरिंग लिस्ट बनाते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे मैंने कोई आइटम लिख दिया, फिर सेकंड नंबर पे मैंने कोई दूसरा आइटम लिख दिया, तीसरे नंबर पे मैंने कोई तीसरा आइटम लिख दिया। कई बार वो नंबर्ड लिस्ट होती है, कई बार वो बुलेटेड लिस्ट होती है। तो इस टाइप की लिस्ट भी HTML में बनाई जा सकती हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML में हमारी 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड डेफिनेशन लिस्ट। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज नंबर्ड लिस्ट। नंबर लिस्ट में क्या होता है, नंबरिंग आ जाती है। जैसे 1 नंबर पे एप्पल है, फिर 2 लिखा हुआ है वहाँ पे बनाना है, फिर 3 लिखा हुआ है वहाँ पे कुछ और वर्ड है। तो 1 2 3 की जगह कई बार हम देखते हैं कि ABC भी लिखा जाता है, अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। जैसे ए नंबर पे कुछ वहाँ पे A लिखा हुआ है, A डॉट, फिर कुछ आइटम का नाम लिखा हुआ है, फिर B के बाद कुछ दूसरा आइटम का नाम लिखा हुआ है, फिर C के बाद कई बार ये रोमन में भी आ जाते हैं। रोमन नंबर होते हैं ना, वो देखा होगा आपने। तो इस तरीके की मेरी नंबर लिस्ट होती हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब है, इस टाइप की लिस्ट को हम नंबर लिस्ट भी बोल सकते हैं। OL टैग डिफाइंस एन ऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करने के लिए हम OL टैग का यूज़ करते हैं। देयर आर 2 एट्रीब्यूट्स, 2 एट्रीब्यूट्स इसमें हम यूज़ करते हैं, एक तो स्टार्ट और एक टाइप। स्टार्ट का मतलब है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का मतलब है कि हमें स्टार्ट किस नंबरिंग से करना है, किस नंबर से करना है। जैसे मान लो जनरली तो हम कोई भी लिस्ट तैयार करते हैं तो मेरा स्टार्टिंग नंबर 1 ही होता है, 1 से ही स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे नंबरिंग चेंज करनी हो, मुझे अपनी नंबरिंग स्टार्ट करनी है मान लो 10 से, तो मैं स्टार्ट इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। और टाइप का मतलब मुझे जो नंबरिंग लिस्ट है वो किस टाइप में चाहिए, न्यूमेरिक चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, या ABC अल्फ़ाबेट आना चाहिए, या फिर रोमन में आना चाहिए, तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो द वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, ये जो मैंने आपको स्टूडेंट 2 एट्रीब्यूट बताए हैं, एक तो स्टार्ट और एक टाइप। टाइप एट्रीब्यूट में वैल्यूज हमारी क्या क्या आ सकती हैं, देखो 1 आ सकता है अगर मुझे अपनी नंबरिंग 1 2 3 में लेनी है। स्मॉल a आ सकता है अगर मुझे स्मॉल ABC में नंबरिंग लिस्ट करनी है। कैपिटल ABC आ सकता है अगर मुझे कैपिटलाइज्ड करना है सारे नंबरिंग लिस्ट को। और कैपिटल I लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये अगर मुझे कैपिटल रोमन्स लेने हैं। और फिर मैंने स्मॉल I लिखा है अगर मुझे स्मॉल रोमन्स लेने हैं। तो ये जो लास्ट में मैंने कैपिटल I स्मॉल I लिखा है ये रोमन्स के लिए है, रोमन नंबर्स के लिए।
तो स्टूडेंट एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने लिखा OL टाइप इज इक्वल टू A, मतलब मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक चाहिए। पहला जो नंबर है उसमें पहला जो भी आइटम है उसके आगे A लिखाना चाहिए, फिर दूसरे आइटम के आगे B, इस तरीके से। और मैंने आगे लिखा स्टार्ट इज इक्वल टू 1, मतलब पहले आइटम से ही स्टार्ट करना है मुझे। फिर LI की फुल फॉर्म, जैसे स्टूडेंट्स OL की फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे जो मैंने OL लिखा है, OL की फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऐसे ही स्टूडेंट्स LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। लिख लीजिए इसे, LI की फुल फॉर्म है लिस्ट आइटम। तो पहले A आएगा, A के आगे लिखा होगा एप्पल, फिर B लिखा आएगा, उसके आगे लिखा होगा मैंगो, फिर C आएगा, C के आगे लिखा होगा बनाना। इस तरीके से चलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर लिस्ट का। यहाँ पे मैंने लिया OL टाइप इज इक्वल टू 1, सॉरी I रोमन में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा है OL टाइप इज इक्वल टू I, स्टार्ट इज इक्वल टू 3, मैंने स्टार्ट 3 से किया है, ठीक है। आगे LI लिस्ट आइटम्स के लिए, तो पहले क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, आउटपुट में क्या आएगा, रोमन में 3 आएगा, क्योंकि मैं रोमन ले रहा हूँ तो रोमन में आएगा ना। तो 3 के आगे क्या आएगा एप्पल, फिर 4 के आगे मैंगो और 5 के आगे बनाना। यहाँ पे 3 इसलिए आया क्योंकि मैंने स्टार्ट 3 से किया है, ठीक है। ऐसा ही स्टूडेंट्स अगर ये अल्फ़ाबेट में होता तो क्या कहाँ से स्टार्ट होता, C से। अगर ये अल्फ़ाबेट्स में होता टाइप इसका और स्टार्ट में मैं 3 लिखता तो मेरा स्टार्ट कहाँ से होता, C से। तो ये स्टूडेंट्स हमने देखना है ये प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है। नेक्स्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट, दिस टाइप ऑफ लिस्ट इज बुलेटेड लिस्ट। अगर मुझे नंबर्ड लिस्ट ना लेके बुलेटेड लिस्ट लेनी है तो उस टाइप की लिस्ट को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं HTML में, और उसके लिए हम UL टैग का यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ पे हमने OL टैग का यूज़ किया था ना, यहाँ पे हम UL टैग का यूज़ करेंगे। UL की फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो वैल्यूज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, यहाँ पे स्टार्ट एट्रीब्यूट नहीं होता इसके साथ कोई भी स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़ नहीं होता, टाइप एट्रीब्यूट यूज़ होता है। और टाइप एट्रीब्यूट की सिर्फ 3 वैल्यूज होती हैं, डिस्क, स्क्वायर एंड सर्कल। स्टूडेंट आपने तीनों को यूज़ करके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बुलेट कैसा दिखाई दे रहा है। डिस्क अलग दिखाई देगा हमें, स्क्वायर अलग दिखाई देगा और सर्कल बुलेट हमें अलग सा दिखाई देगा। तो हम तीनों टाइप के बुलेट्स को अलग अलग यूज़ करके देख सकते हैं। मैंने लिखा है UL टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, फिर मैंने लिस्ट आइटम लिख दिए तीनों, एप्पल, मैंगो, बनाना। तो इनमें इनके आगे जो बुलेट आएगा वो मेरा स्क्वायर के स्टाइल में होगा। तो हम अलग अलग टाइप का यूज़ कर सकते हैं, 3 ही टाइप हैं, डिस्क, स्क्वायर, सर्कल। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि ये डिस्क, स्क्वायर और सर्कल तीनों ही एट्रीब्यूट्स, आपके तीनों ही जो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज हैं, टाइप है, ये स्मॉल लेटर्स में ही लिखी जानी चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया तो है कि वैसे HTML आपका नॉन केस सेंसिटिव है। W3C की रिकमेंडेशन है कि वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये डिस्क, स्क्वायर, सर्कल आपके स्मॉल लेटर में ही लिखे जाने चाहिए, कैपिटल्स में ये चलते नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेफिनेशन लिस्ट, DL टैग यूज होता है। DL की फुल फॉर्म है डेफिनेशन लिस्ट। तो DL टैग क्या कर रहा है, DL टैग डिफाइंस ए डेफिनेशन लिस्ट। अगर मुझे डेफिनेशन लिस्ट बनानी है तब हम DL टैग का यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स 2 अदर टैग्स, DT एंड DD। तो DL टैग के अंदर ही हम 2 अलग अलग टैग्स को यूज़ करते हैं, जिनमें एक DT है और एक DD है। DT की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स डेफिनेशन टर्म, लिख लीजिए इसको नोटबुक पे। DT की फुल फॉर्म है डेफिनेशन टर्म। इसी तरीके से DD की फुल फॉर्म है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो DT स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन टर्म एंड DD स्टैंड्स फॉर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। यूज़ कैसे होता है स्टूडेंट्स, जो आपका मेन टैग है वो तो DL आ जाएगा यहाँ पे। फिर DL टैग के बाद हम डेफिनेशन टर्म्स की बात करेंगे। जैसे मेरी पहली टर्म है डाटा, तो मैंने DT के अंदर डाटा टैग को इनक्लोज कर दिया। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे डाटा के बारे में, तो DD लिखा मैंने, और डाटा की डिस्क्रिप्शन लिख दी मैंने, डाटा कैन बी फैक्ट्स, फिगर्स, नंबर्स एक्सेट्रा दैट हैव नो एप्रोप्रिएट मीनिंग। DD टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स फिर मैंने नेक्स्ट डेफिनेशन टर्म लिखी है इन्फॉर्मेशन, फिर उसकी डेफिनेशन दी है मैंने DD का यूज़ करके डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में। तो यह है यहाँ पे इस DL का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेफिनेशन टर्म्स दे सकते हैं, फिर उनकी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाटा और इन्फॉर्मेशन 2 मेरी डेफिनेशन टर्म्स थी, और दोनों के मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं यहाँ पे, और लास्ट में हमने DL टैग को क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहोगे, शेयर करते रहोगे, तो आपका ये प्यार मिलता रहेगा, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।